सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस लेक्चर। स्वागत है आप सभी का। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ ए बीम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसका काफ़ी महत्व है एयरक्राफ्ट के केस में। जब आपको लेक्चर पढ़ाऊंगा एरो इलास्टिक का पार्ट, तब आपको ऐसा महसूस होगा कि जो मैं टॉपिक आज पढ़ा रहा हूँ उसका कितना महत्व है। एज पर एज द एरोस्पेस इंजीनियरिंग पार्ट इज कंसर्न, अदर स्ट्रीम में भी, जैसे फॉर एग्जांपल सिविल में भी बहुत सारे महत्व हैं इसके। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में एक एयरक्राफ्ट है। जब हम इसको रिजिड बॉडी मानते हैं तो इसका मतलब ये है कि जब हम इसे फोर्स लगाएंगे तो इसके जितने भी पार्टिकल हैं, जो भी मटेरियल है, इनके पार्टिकल है, वो डिस्प्लेस नहीं होंगे। ठीक है, मतलब दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस सेम ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो वो केस रिजिड कहा जाता है। पर इलास्टिक केस में क्या होगा, ये विंग जो है ऊपर हो सकती है, ठीक है, ट्विस्ट हो सकती है। ठीक है, तो आज जो है जो बेंडिंग होता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि विंग जो है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए लिफ्ट फोर्स लग रहा है तो ये विंग ऊपर हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर ये है हाथ, ये ऐसे ऊपर हो सकती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एयरक्राफ्ट ऐसे है जो इसका वेट है, अभी फ्लाई नहीं कर रहा है, तो वेट की वजह से वो नीचे भी हो सकती है। ठीक, तो उसको बेंडिंग कहते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आप देख लीजिए, ये एंड फिक्स है और ये एंड फ्री है, तो हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, दिस इज अ फिक्स्ड एंड दिस इज अ फ्री एंड। तो इस एंड को बोलते हैं फिक्स्ड एंड, इस एंड को बोलते हैं फ्री एंड। ठीक है, और इसको कैंटिलीवर बीम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वैसे आप अदर इंजीनियरिंग स्ट्रीम में अगर आप जाएगा, जैसे सिविल इंजीनियरिंग में, तो उसमें इसका काफी महत्व है और तरीके के बीम का भी काफी महत्व है। फॉर एग्जांपल जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम, तो दोनों ओर से सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर आवर केस विल टेक cantilever beam, but the writing the equations and all fundamentals remains the same, whether you will take, मतलब आप कैंटिलीवर बीम लो चाहे सिंपली सपोर्टेड बीम लो। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम को अप्रोच करने से पहले, जैसे मान लीजिए हमारा एक विजन है कि हम एयरक्राफ्ट में बेंडिंग लगा के देखेंगे। ठीक है, पर उससे पहले हमको बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल शुरुआत से। तो सबसे आइडियल केस मानते हैं, या सबसे पहला केस कह लीजिए, मान लेते हैं हमने ऐसी बीम ली जो एक एंड पे फिक्स है, एक एंड पे फ्री है। ठीक है, अब इस पर हमने एक लोड लगा दिया, जैसे ये लोड लिया मान लीजिए डब्लू। ठीक है, अब इस लोड की वजह से क्या होगा, ये जो है बीम कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट, ये डिस्टेंस जो है आप y बोल सकते हैं, ऑब्वियसली ये जो है वो y मैक्स होगा। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है, अब तो हम जान गए कॉमन सेंस से कि भाई मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंड पे ही आएगा, फिक्स्ड एंड पे जीरो रहेगा। ठीक है, पर इसको वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो अब हम इक्वेशन लिखेंगे। कौन सा इक्वेशन हम करेंगे, तो जो बर्नौली आयलर इक्वेशन है, बहुत ही फेमस इक्वेशन है, आप सभी ने पढ़ा होगा। ये एम एक्स जो है, दैट इज अ मोमेंट ऑन ए एनी क्रॉस सेक्शन, जनरलाइज में। y is a this one deflection, obviously d square y by dx square is a double derivative of that y with respect to x. E I is, what is e? E is, you can say, modulus of elasticity. Okay, and this I is moment of inertia. Okay, so इस केस में m क्या होगा। ठीक है, इस केस में m को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई एक सेक्शन ले लेंगे। फॉर एग्जांपल इस सेक्शन को हम कहीं से भी काट करके निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहां से काट करके निकाल लिया, तो हमको कुछ ऐसा दिखेगा, राइट, दिस वन। ठीक है, राइट, तो
बेंडिंग कैसी हो रही है? फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये जो बीम का जो ये मटेरियल है, फॉर एग्जांपल कुछ कोई भी मटेरियल का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, मान लीजिए कुछ ऐसा दिख रहा है बीम का, ठीक है, ये इसका मिडिल सेक्शन है। जब आप बेंड बीम हुई तो कुछ ऐसे दिखेगा आपको, राइट? ठीक है, ओके। तो इस केस में क्या हो रहा है, बेंडिंग ऐसे हो रही है, राइट? दिस वन इज ए sagging and this one is a hogging. Okay, let me correct this. Okay, इस केस में किस टाइप की बेंडिंग है? हॉगिंग है, राइट? सो हॉगिंग को जनरली हम निगेटिव लिख लेते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। ये जो मिडिल का एक्सिस है इसको न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं, जहां पर कोई टेंशन या कंप्रेशन नहीं। देखिए हमने वर्ड इस्तेमाल किया टेंशन एंड कंप्रेशन। तो जब ये बीम इस तरीके से डिफ्लेक्ट हुई है तो ऊपर का जो सरफेस है वो स्ट्रेच हो गया है, दैट मींस टेंशन प्रोड्यूस हुआ है, नीचे कंप्रेस हुआ है, कंप्रेसिव। तो इधर टेंसाइल, इधर कंप्रेसिव। एंड फॉर एग्जांपल दिस केस, इस केस में क्या है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये कंप्रेशन, ये वाला टेंशन, ठीक है। और न्यूट्रल एक्सिस वो होता है जहां पर कोई टेंशन एंड कोई कंप्रेशन नहीं होता, ठीक है, ओके। तो सैगिंग, हॉगिंग क्लियर, न्यूट्रल एक्सिस क्लियर, टेंशन कंप्रेशन क्लियर। सो नाउ वी विल राइट द value of a moment here. So what should we write? W into x about this point. Okay, so I can write, because force into distance, right? So ei d square y by dx square is minus wx. Why minus sign is coming? Because the case is hogging. Okay, already explained, मैंने explain, ठीक है। अब देखो, अब आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट कीजिए। अगर आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, dy by dx wx स्क्वायर बाई 2 प्लस एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए c1, ठीक है। देखिए कांस्टेंट की वैल्यू अगर गलत तरीके से फाइंड आउट करेंगे तो सोल्यूशन गलत निकलेगा। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कांस्टेंट, ओके। तो सही बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कीजिए। तो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करिएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहली बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करूं तो एट x इक्वल टू एल dy बाई डी एक्स इज 0। x इधर से है ना, तो जब इधर आइएगा फिक्स पॉइंट पे तो dy बाई डी एक्स 0 होगा, राइट? तो 0 पुट कर दीजिए, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 प्लस c1। तो c1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो डब्ल्यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी, ओके। मैंने ऑन द स्पॉट कांस्टेंट को फाइंड आउट कर दिया। मैं ऐसा भी कर सकता था कि एक बार वो इंटीग्रेट करता फिर c2 आता, इन c1 c2 साथ में फाइंड करते हैं। तो ऑन द स्पॉट अगर फाइंड आउट कर लेंगे, आई मीन टू से इमीडिएट यहाँ पे, तो आसानी होगी, ठीक है, आपके लिए। ठीक है, अब हम लिखते हैं उसी क्वेश्चन को दोबारा, ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स एंड डब्ल्यू स्क्वायर बाई 2, राइट? यही तो है। फिर से इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट अगेन, ओके। सो यू विल गेट ई डब्ल्यू एस क्यूब बाई 6, राइट, प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बाई 2 एक्स प्लस c2। now second boundary condition, so what is the second boundary condition? At x equal to L, y equal to 0,
So if you put, then it becomes 0 W L cube by 6 plus W L cube by 2 plus C2. So what is the value? The value is, C2 value is, LCM is 6, then 6, 3 minus 2, what you will get? WL cube by 3 minus, that is the C2 value, right? Okay, you can multiply by 3 here, 3 is 6, so 3 minus 1, 2, 2 by 6, 3, so plus it will come this side, so minus, okay, so WL cube by 3 C2, okay. See, second boundary condition, just see this. At x equal to L you have a, because x you are taking from this side, right? So at x equal to L you have a 0 deflection, right? Fixed. So finally, what is the answer we are getting? EI y minus W x cube by 6, right? Plus W x square by 2 into L, right? And plus C2 WL cube by 3, right? So what is the y? W x cube by 6 plus W x square by 2L minus WL cube by 3. You can put all this in one bracket and you can write 1 upon EI. Okay. So how will you find y max? What is the maximum deflection? When you put x equal to 0 at the end, you will have a, right? So put x equal to 0 here. At x equal to 0, y is y max. Okay. Again, I am writing here. At x equal to 0, y equal to y max, and this becomes this 0, and finally you will have a WL cube by 3 EI. So that is a final expression. Okay, y max value. And so what about the slope? When you put x equal to 0 here, this will be W square by 2. So you can write EI d square y by dx square. What is the value? Minus W square by 2 W L square by 2, right? So at x equal to 0, you have a dy by dx is dy by dx max. Okay, so if you put 0, you will have a W L square by 2 EI, right? So this is the, okay. So y max is W minus WL cube by 3 EI and slope is WL square by 2 EI. Okay. Now we'll draw the shear force and bending moment for this diagram. Okay. For this beam.
Okay, so the easy way to draw the shear force diagram is, for example, this is a beam. Let's say you are applying the load and you have cut the section, and this is the distance from X. Okay, so let's say load is downward, so when you cut the section, the shear force will be upward direction. Okay, because this is an internal force, it will be opposite to the what you applied right here. In this case, you can take this way. Okay, so the shear force is what? W. Okay, and in between you have no, you don't have any kind of loading here, right? You can see throughout this, no load in between, right? Only one load at end, right? So internal force equal to external, so the load will be constant shear force. Okay, positive, and at the end it will become W minus W is 0. So this is the positive. Okay, let me draw more precisely. Okay, I will try. Okay, this is a positive, right? How to find the bending moment? So bending moment already you know, Wx. So at a, when you put maximum, that means x equal to L, the bending moment will become WL. So you can mark this as a WL minus sign. And what is the power of x? 1, right? So it is a linear, right? You can draw the line like this. Okay. Okay. So this is a negative. So this is a bending moment, and this is a shear force. Okay. Okay, so this is a bending moment and shear force diagram. Okay, so it is very important diagram because this will tell you how much resistance the body is offering actually. Okay, and one more thing I want to tell you, that this EI part, if EI is more, that means you have a more resistance towards the bending, right? Okay, so if you have any question, मतलब आपको अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मेरे से प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हम मिलते हैं अपने नए लेक्चर में। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक बता दूं जरा कि क्या क्या किया है। ठीक है, सबसे पहले ये सारी चीज़ हमने आपको समझाई दी थी। सबसे पहले हमने एक सिंपली सपोर्टेड बीम की जगह मैंने यहाँ पे कैंटिलीवर बीम यूज़ किया, क्योंकि कैंटिलीवर बीम का यूज़ करने का मेरा मतलब ये है कि ये कुछ हद तक एयरक्राफ्ट के विंग जो फिक्स हुई है रूट के, उससे मैच खाता है। एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड फ्री है, राइट? सो हम कैंटिलीवर पर अगर अभी वर्क करते हैं तो जब मैं एरोलास्टिक पार्ट आपको पढ़ाऊंगा तो वो क्लियर हो जाएगा। खैर फंडामेंटल सेम रहेगा, आप सिंपली सपोर्टेड बीम में रहोगे तो यही अप्रोच फॉलो करोगे, राइट? फिर उसके बाद आइलर बीम में क्वेश्चन लिखा मैंने, एक सेक्शन कट किया, क्यों बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव पॉजिटिव होता है वो मैंने समझाया, एंड देन उसके बाद मैंने बेंडिंग मोमेंट लिख दिया। उसके बाद मैंने 2 बार इंटीग्रेशन करके C1 C2 निकाल करके फाइनल जो है एक्सप्रेशन जो है ये निकाल दिया y का, dy बाई डी एक्स मैच निकालना है, dy बाई डी एक्स मैच निकाल दिया। ठीक है, जब आप फर्स्ट इंटीग्रेट करोगे तो dy बाई डी एक्स मिलेगा, राइट? फर्स्ट इंटीग्रेशन जब आप करोगे, ऑल राइट। फिर उसके बाद मैंने शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी ड्रा करके आपको बता दिया। ठीक है, अब आप ये भी एक ट्रिक इस्तेमाल कीजिएगा। शेयर फोर्स अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा? ठीक है, एक तरीके का एक पावर बनेगा, राइट? तो वो लीनियर होगा। कल को मैं जब नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपको बताऊंगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो उसमें क्या होगा कि शेयर फोर्स लीनियर होगा, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सेकंड पावर पैराबोलिक। ओके, तो बेंडिंग मोमेंट पैराबोलिक। ठीक है, so that means bending moment is the integration of shear force, right? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।